नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। सभी पार्टियां अभी से ही जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी सोशल मीडिया पर विपक्ष को घेरने में जुट गई है। हर बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाना है। विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी विपक्ष को घेरने में जुट गई है। इसके लिए सोशल मीडिया टीम को भी तैयार करने की योजना चल रही है। जानकारी के मुताबिक हर ग्रुप बूथ के लिए एक व्हाट्सएप कमेटी भी बनाई जा रही है। हर सदस्य सहित क्षेत्र के 100 प्रमुख लोगों और कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ा जाएगा। अभी यूपी बीजेपी के फेसबुक पेज पर 27 लाख और ट्विटर पर 24 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स बढ़ाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक अंकित चंदेल ने बताया कि सरकार और संगठन के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों का तत्काल जवाब देने के साथ ही पलटवार भी किया जा रहा है। फिलहाल सपा सरकार के समय किसानों की स्थिति, अधूरी योजनाएं और बीजेपी सरकार में किसानों के लिए किए गए कार्य और पूरी हुई योजनाओं को प्रचारित किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ अश्विनी द्विवेदी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी, भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव के मद्देनजर हर तरीके से तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल भी काफी स्ट्रांग है। जो बैठक बुलाई जा रही है उस बैठक की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, क्या कुछ वहां पर एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाएगी सोशल मीडिया टीम को? बिल्कुल, आज एक जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं, भाजपा के आईटी के में योद्धा हैं, उनकी जो बैठक है, बैठक में जो राष्ट्रीय संयोजक हैं सोशल मीडिया अमित मालवीय मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर 2022 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए प्रचार प्रसार के लिए, इसके गुण सिखाएंगे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। निश्चित तौर पर इस दौरान उत्तर प्रदेश जो सोशल मीडिया संयोजक हैं, सहसंयोजक, जिले के संयोजक, सहसंयोजक समेत तकरीबन 500 ऐसे लोग शामिल होंगे जो जिनकी निगाह 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहती है और जो विपक्ष का कोई अगर वार होता है तो उस पर पलटवार करते हैं। निश्चित तौर पर 2017 का चुनाव था विधानसभा का, तो उस दौरान जो कैंडिडेट्स थे जो अप्लाई कर रहे थे टिकट के लिए, उनसे साफ तौर पर कहा गया था, जो फॉर्म दिया गया था उसमें बाकायदा इस चीज को मेंशन करना था कि आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव हैं, ट्विटर पे आपके कितने फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर कितने फॉलोवर्स हैं, तमाम जो एंड प्लेटफॉर्म वहां पर कितने फॉलोवर्स हैं। निश्चित तौर पर इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है जो भाजपा का आला कमान है वो किस तरह से सोशल मीडिया को लेकर के एक्टिव, किस तरह के लेकर के संजीदा है। क्योंकि अगर बात करें भाजपा की, कोई भी अगर योजना लाता है, भाजपा लाती है, सरकार लाती है, अगर उसका प्रचार प्रसार बखूबी करती है, जिससे कहीं ना कहीं एक तो जो दूर दराज के गांव है, दो लोग हैं, उनको इसकी जानकारी हो पाती है कि सरकार इस तरह की योजना हमारे लिए लाई है, साथ ही साथ उन तक वो चीज पहुंच पाती है कि वो अपना हक मांग सकते हैं जाकर। अगर मान लीजिए कल जैसे राशन वितरण हुआ फ्री का, उस दौरान सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका प्रचार किया गया। तमाम जगहों पर ऐसा होता है कि जो कोटेदार होते हैं, जो देने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन जब एक कोई ग्रामीण है, उसको जानकारी है कि सरकार ने हमको ये योजना दी है, निश्चित तौर पर वो अपना हक मांगने पहुंचता है। तो इस तरह से 2022 की आज नींव रखेगी सोशल मीडिया जो टीम है। 2022 में किस तरह से विपक्ष जो हमलावर है उसको उनकी जुबान में कैसे जो जवाब दिया जाए, इन तमाम चीजों के गुर सिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर इस दौरान मुख्यमंत्री भी जो है इस दौरान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम है वो मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर बाकायदा पूरा सिखाया जाएगा कि किस तरह से जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ा जाए, व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे जोड़ा जाए, साथ ही साथ जो भाजपा की जो सोशल मीडिया इकाइयां हैं वो सिखाएंगी कि किस तरह से पलटवार करना, जिले की छोटी राजनीति जहां पर होती है, जहां पर छोटे छोटे इलाके हैं, वहां पर कैसे एक्टिव रहने हैं और अपनी पार्टी की उपस्थिति कैसे दर्ज करानी। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अगर बात करें सोशल मीडिया की तो भाजपा की सोशल मीडिया टीम बाकी अगर राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा काफी मजबूत मानी जाती है। 2014 के चुनाव जब हुआ था, उस दौरान जब पीएम मोदी का नामांकन हुआ था, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया को लेकर के भी चर्चाएं रही थी। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की कि सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव रहेगी हमारी पार्टी, उसका रिजल्ट मिलेगा। निश्चित तौर पर 2014 में उसका रिजल्ट मिला, 2017 में मिला, 2019 से मिला, एक बार फिर 2022 की तैयारी की जा रही। जी अश्विनी, भारतीय जनता पार्टी अगर सियासी दलों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उसका फायदा लिया, कोई भी देश की विपक्षी पार्टी, देश की कोई भी सियासी पार्टी उसके आसपास भी नहीं फटकती है।
एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए 2022 को भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही है। और यह भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में जो करती है उसको कई महीनों के बाद दूसरी सियासी पार्टियां करती है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि एक नई लकीर खींची जाए। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो अन्य पार्टियों से इसकी तुलना की जाए भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम की, तो निश्चित तौर पर कहीं दूर दूर तक नहीं भटकता। अगर भाजपा कांग्रेस की पिछले 6 महीनों के पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया टीम अपनी पूरी बाकायदा बनाई है, उससे पहले कहीं पर नामो निशान नहीं था। सिर्फ पार्टी का जो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहीं चल रहे थे। निश्चित तौर पर इसके अलावा सपा की बात करें तो अखिलेश यादव को छोड़कर कहीं पर भी सोशल मीडिया उनकी दिखाई नहीं पड़ती, केवल ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। मायावती का भी यही हाल है निश्चित तौर पर। लेकिन जो भाजपा है उसके पास एक बड़ी टीम है, जिले पर टीम है, बूथ लेवल पर सोशल मीडिया की टीम है। अगर जिले में भी छोटी राजनीति होती है, कोई पर कहीं कुछ होता है तो तत्काल वहां से जवाब दिया जाता है। उसका जवाब प्रदेश स्तर पर दिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। तो सोच सकते हैं आप कई चैन भाजपा की सोशल मीडिया टीम की हैं जो जवाब देने के लिए, पलटवार करने के लिए हर समय तैयार रहते। 2019-22 का चुनाव होना है, इस दौरान जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं तैयारियां करना है भाजपा को घेरने का। लेकिन आज ही उसी के गुण सिखाए जाएंगे जो सोशल मीडिया योद्धा हैं भाजपा के, कि आखिर कोई अगर विपक्षी पार्टी वार करती है तो पलटवार कैसे करना है, कैसे संयमित भाषा में उनको जवाब देना है, और कैसे अपनी पार्टी की जो बाईलाइन है उसके अंदर रह करके ही उनको जवाब देना। निश्चित तौर पर इस दौरान जो 2022 चुनाव होना है उसकी पूरी रणनीति खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरह से जिले स्तर पर टीमें तैयार करनी है, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर टीमें तैयार करनी है, किस तरह से जो लोकल गांव हैं, लोकल बूथ हैं, वहां पर लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके छोटी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे वहां तक पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या क्या काम किया है, और अगली अगर सरकार बनती है जो मैनिफेस्टो होता है तो उसके अनुसार क्या काम बेहतर काम करेगी। निश्चित तौर पर अगर सरकार की बात है, तमाम वादे सरकार ने किए थे 2017 चुनाव से पहले, वो पूरे किए हैं। चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, हालांकि वो कोर्ट से हुआ, लेकिन फिर भी भाजपा का एक अहम मुद्दा था चुनाव से पहले, उसको लगभग जनता मानती भी है कि भाजपा की कहीं ना कहीं पूरी कार्यशैली रही, पूरी मेहनत रही, जिसके चलते आज ये राम मंदिर का काम पूरा है। इसके अलावा धारा 370 की बात करें, तमाम अन्य ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे जिनको लेकर के भाजपा लगातार लड़ाई लड़ रही थी और उसके बाद उनमें जीत भी हासिल किया है। अब निश्चित तौर पर, हालांकि इससे पहले भी प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन अब चुनाव ठीक पहले है, दिमाग में लोगों को बैठालना है, जो जनता है उसको बताना है कि आखिर किस मुश्किल घड़ियों से को गुजरने के बाद में भाजपा ने इन सब चीजों को कर पाया। क्योंकि 370 धारा थी, वो उसको हटाना आसान नहीं था। विपक्षी पार्टियां इससे पहले देखा गया, तमाम से कांग्रेस हो या तमाम अन्य पार्टियां हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी कि उसको लेकर के बयानबाजी तक करें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो पूर्ण बहुमत की सरकार रही उसका फायदा जनता को मिला, और अब जनता को भी एक बार फिर उनको याद दिलाना है कि आखिर भाजपा सरकार ने जो 2014 से अब तक केंद्र में क्या किया, 4.5 साल में क्या किया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं उनको तैयार किया जाएगा, उनको रणनीति बताई जाएगी और उनको अब जमीन पर काम करने के लिए उतारा जाएगा। जी एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की अगर हम चुनावी रणनीति को देखें तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक एक वोटर तक पहुंचे और एक एक बूथ को वो टारगेट करे। इसको लेकर बाकायदा कई स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी का एक काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है, पन्ना प्रमुख। वोटर लिस्ट में एक पन्ने में जितने नाम होते हैं उसका एक प्रमुख उनकी तरफ से बनाया जाता है। तो उस पन्ना प्रमुख के तर्ज पर हम मान सकते हैं ये जो व्हाट्सएप ग्रुप एक एक पंचायत स्तर या जिला स्तर पर, पंचायत स्तर या वार्ड स्तर पर जो बनाया जाएगा। बिल्कुल धर्मराज, अगर बात करें पन्ना प्रमुख की, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भाजपा का जो संगठन है जिले पर है, तहसील पर है, ब्लॉक पर है, उसके बाद जो गांव स्तर, पंचायत स्तर वहां पर है। निश्चित तौर पर अगर अन्य पार्टियों से तुलना करें तो अन्य पार्टियों के जिले स्तर के अलावा अगर जो संगठन की बात करें तो ना के बराबर है। केवल विधानसभा क्षेत्र कहने को होते हैं, लेकिन वहां पर भी उनका कोई भी नामो निशान नहीं होता, केवल चुनाव के टाइम पर होता। लेकिन भाजपा का जो स्तर है, जो संगठन है, वो बूथ लेवल तक तैयार है। पन्ना प्रमुख की आप बात कर रहे थे, पन्ना प्रमुख एक वो शख्स होता है जो सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर अभी चुनाव से पहले घोषणा की गई थी कि पन्ना प्रमुख की राय भी मांगी जाएगी। जो छोटे संगठन के लोग हैं जिले पर, जब टिकट दिया जाएगा तो उनकी राय मांगी जाएगी कि आखिर ये इस कैंडिडेट को टिकट जा रहा है, क्या यह वाकई में टिकट देने लायक है। निश्चित तौर पर अब इस समझ लीजिए, जब छोटे से कार्यकर्ता, जो छोटा संगठन का व्यक्ति, उसको इतना महत्व दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर
जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा तो उसमें छोटे छोटे 100, 150, 200 लोगों को जोड़ा जाएगा और उनको हैंडल करने वाला एक एडमिन होगा जो पूरा हैंडल करेगा। जो पार्टी कार्यालय से चीजें जाएंगी, जो सरकार से चीजें जाएंगी, उनको बाकायदा वहां पर। चलिए अश्विनी, कुल मिलाकर अगर देखें तमाम हाल ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी अब सोशल मीडिया के हथियार को भी अब इस्तेमाल करना चाहती है, हालांकि इस्तेमाल करती भी है, लेकिन उसको नई धार देने की कोशिश आज की बैठक के जरिए की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी द्विवेदी आपका। चलिए बढ़ते आगे। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने दूसरा मैच भी जीत लिया है। पूनिया ने क्वार्टर फाइनल के मैच को जीता है और सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अगर मैच की बात करें तो बजरंग पूनिया ने ईरान के पहलवान को मात दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन अब लगातार बेहतर हो रहा है और भारतीय प्रदर्शन जब बेहतर हो रहा है तो मेडल टैली में भारत की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। अब भारत को बजरंग पूनिया से एक और मेडल की उम्मीद जगी है, क्योंकि बजरंग पूनिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ईरान के पहलवान को उन्होंने मात दी है और आज शाम को उनका मुकाबला अजरबैजान के पहलवान से होगा। कुश्ती में भारत की तरफ से बजरंग पूनिया भारत की झोली में एक ओलंपिक मेडल दिलाने के दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं। ईरान के पहलवान को उन्होंने मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और सेमीफाइनल में अजरबैजान के पहलवान से उनका मुकाबला होना है। शाम को यह मुकाबला होगा और यहां पर संभवतः अगर बजरंग चुनाव जीतते हैं तो भारत के लिए एक मेडल पक्का होगा। आज शाम को अगर ये अजरबैजान कि पहलवान से मुकाबला जीत जाते हैं तो भारत के लिए एक मेडल पक्का हो जाएगा और जो पॉइंट्स टैली है, जो मेडल टैली है, वहां पर भारत के मेडल की संख्या में इजाफा होगा। तो पिछले ओलंपिक के पूरे इतिहास को देखें तो भारत टोक्यो ओलंपिक में अब तक सबसे बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है। पहले 1-2 मेडल में ही भारत संतुष्ट होता था। 10-20 साल पहले चले जाइए तो फिर भारत की झोली में किसी में एक मेडल आते थे, किसी में नहीं आते थे। लेकिन इस बार के ओलंपिक में भारत को अच्छी खासे मेडल्स की उम्मीद थी। हालांकि कई जगहों पर कई स्पर्धाओं में भारत को निराशा हाथ लगी है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो भारतीय टीम ओलंपिक में टोक्यो गई है उनका प्रदर्शन बेहतर ही माना जा सकता है, क्योंकि रेसलिंग कोच सतपाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बजरंग पूनिया के मैच को आप किस तरीके से देखते हैं और हम मान के चले कि बजरंग पूनिया के जरिए एक और मेडल भारत की झोली में आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मान के चले। इतना अच्छा ईरान को चित किया है तो उम्मीद तो यही है। लेकिन अगली कुश्ती बहुत ही अच्छे रेसलर से है, वो भी हाजी अली जो है वो एक अच्छा रेसलर है और बजरंग भी अच्छा है। तो हम तो मान कर चल रहे हैं कि बजरंग जीतेगा। और जैसा ये ईरान से खेला है तो उम्मीद है अगर ऐसा ही खेल गया तो उसमें समझो कि भारत का मेडल पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बजरंग का बहुत एक्सपीरियंस है। बजरंग जो है वो करीबन 11-12 साल का था जब मेरे पास कुश्ती सीखने आया था सदर साल स्टेडियम में। और ये सुशील के, योगेश्वर के, तो जब ये इनसे जूनियर था और इनके साथ ही ट्रेनिंग करवाते थे हम, तो मेरे को पता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगली कुश्ती एक किस्म से फाइनल है, वो कुश्ती बहुत अच्छी होगी। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जैसे ईरान को चित किया है, क्योंकि हाजी अली लेग पे अटैक करता है। अगर वो लेग पे अटैक करता है तो उसको लेग बचानी है और अपना अटैक जो बजरंग अपनी कुश्ती जो खेलता है, बजरंग को वही कुश्ती खेलेगा तो बजरंग उसको हरा लेगा और ये भारत का मेडल पक्का है। क्योंकि बजरंग इस टीम में सबसे सीनियर पहलवान है, उसका जो एक्सपीरियंस है और उसकी जो लड़न है ना, वो डिफेंस बजरंग का बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। और जैसे उसने अभी ईरानी को जिस तरीके से चित किया, तो वो अगर बजरंग ये कुश्ती खेल गया तो भारत का मेडल पक्का है। सर, आप क्योंकि गुरु हैं तो आप मैच जरूर देख रहे होंगे। क्या आपको पिछले मैच में कहीं कोई कमी नजर आई? क्योंकि जब हम मैच जीतते हैं तो कुछ कमियों की बात नहीं होती है और जिसको कवर करना होगा उनको अगले मैच में अजरबैजान के पहलवान के साथ। नहीं, बिल्कुल क्या होता है ना कि अलग अलग पहलवान की अलग अलग कुश्ती की लड़न होती है, उसका लड़ने का तरीका
अलग होता है। जैसे ईरानी का तरीका अलग था। अभी जो हाजी अली है वो अटैक करता है, ज्यादा लेग पे अटैक करता है, दोनों लेग पे अटैक करता है, तो उसका तरीका अलग है। बजरंग का तरीका अलग है लड़ने का। तो बजरंग जो है वो डिफेंस के साथ अटैक करता है। तो ये सबका तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या होता है ना, जब कुश्ती होती है तो उसमें बहुत ही कमियां भी रह जाती है, बहुत अच्छाइयां भी मिलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी बजरंग ठीक लड़ रहा है। और बजरंग क्योंकि वो हर चीज देख के उसका एक्सपीरियंस इतना है कि वो देख के कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज क्या है ना कि बिल्कुल आपने ठीक किया, हाजी अली जो है वो बहुत जबरदस्त अटैकर है। उसने अभी कजाकिस्तान को 9-1 से हराया। कजाकिस्तान भी बहुत अच्छा पहलवान है, वर्ल्ड कप सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है बजरंग के साथ ही 19 में। तो मेरा कहने का मतलब है ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन क्योंकि अभी ये वहां जो कोच उनके साथ जो बैठे हैं तो उन्होंने ये चीज बता दी होगी कि क्या है, क्योंकि यहाँ से अब हम नहीं बता सकते। लेकिन मैंने रात को ही बजरंग को पूरा मैसेज कन्वे करा था और रात को मेरी बात हुई थी। सर आपकी बात हुई थी बजरंग से? हाँ जी बिल्कुल, और यही चीज थी, ये जो बताई थी 2-3 चीज की और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल अपनी कुश्ती खेलनी है और प्रेशर में नहीं खेलना है, दबाव में नहीं खेलना है। कि जब दबाव में, क्योंकि सब हम उम्मीद लगाए बैठे हैं बजरंग तो मेडल लाएगा ही, बजरंग तो मेडल लाएगा ही। अब तो वो चीजें नहीं खेलना है, जो तेरा अपना खेल है। तो ये रात को ही मैंने उसको बता दिया था, लेकिन बहुत अच्छा खेला। और उम्मीद करते हैं कि यही दुआ करते हैं और यही आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं क्या, पूरा देश बजरंग के साथ खड़ा है कि वो फाइनल में जाए और देश को एक गोल्ड मेडल मिले। सर क्या मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि उस चीज को एक आम आदमी नहीं समझ सकता। क्या इस जिस लेवल पे आज बजरंग खेल रहे हैं, अनुभव तो उनके साथ है, क्या किसी तरीके का मेंटल प्रेशर होता है कि उनको पता है कि जब मैं खेल रहा हूँगा तो 140 करोड़ लोग मुझे देख रहे होंगे और एक एक्सपेक्टेशन उन 140 करोड़ लोगों की मेरे साथ जुड़ी हुई है? कोई दबाव काम करता है? नहीं, दबाव, बहुत दबाव होता है, लेकिन वही चीज मैंने उसको समझाई थी और अभी तक तो वो वैसा ही खेला है। और उम्मीद करता हूँ कि वो अब इस कोई दबाव में नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं तो दबाव कम हो जाता है, तो फिर वो मेंटली और स्ट्रांग हो जाता है। और बजरंग का तो इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो इंडिया का पूरी टीम में सबसे सीनियर पहलवान है, तो उम्मीद यही करते हैं। क्योंकि हाजी अली भी अच्छा पहलवान है, अटैकर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बजरंग उसको हरा लेगा और वो कुश्ती अच्छी होगी। उसमें समझो कि वो मेडल का समझो वही डिसीजन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बजरंग जैसा अभी ईरानी से खेला है ऐसा ही खेले। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, भारतीय ओलंपिक टीम में इस बार जो टीम गई है कुश्ती से, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? इससे और अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम थी, बहुत ही अच्छी टीम थी। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे विनेश का हमें बहुत दुख हुआ, विनेश का 100% मेडल मान रहे थे, तो इसी तरीके से कम मैं इसमें 4 से 5 मेडल मान के चल रहा था कि इस बार इंडिया को 4 से 5 मेडल मिले। और अनलक्की दीपक का भी आप देखो कि एक 10 सेकंड पहले कल ब्रॉन्ज मेडल चला गया, तो ये किस्मत की बात थी। सिर्फ 10 सेकंड पहले हमने वो ब्रॉन्ज मेडल खो दिया, जीत रहा था दीपक पूनिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि और अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी। ये टीम बहुत स्ट्रांग थी, बिल्कुल बहुत मजबूत टीम थी। और उम्मीद करता हूं कि अभी, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका मिश्रण था, यंग थे और एक्सपीरियंस वाले भी थे, तो उम्मीद करते हैं। बाकी तो अभी देखो ठीक, बिल्कुल सर, आपकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं, आज शाम का देश इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ ओपी यादव भी जुड़ चुके हैं, जो रेसलिंग कोच हैं। ओपी यादव साहब, भारत को एक और मेडल की उम्मीद जगाई है एक पहलवान ने, आपको ने भी मैच देखा होगा, किस तरीके से आप उस मैच को देखते हैं और आगे क्या कुछ चुनौती होगी बजरंग के सामने? देखो, बजरंग का हमारे को पहले से ही एक्सपेक्टेशन था और उसी के अनुसार वो उसने किया है। और कुछ लोग बीच में, जैसे जहां मैं मैच देख रहा था, एकदम से बोलने लगे कि पॉइंट लूज कर दिया इसने, ऐसा इसका स्वभाव है, इसका रेसलिंग स्टाइल है। स्टार्टिंग में ये कुछ पॉइंट दे सकता है, लेकिन बजरंग के पास जो एंडोरेंस है और खास तौर पर पावर एंडोरेंस जो है, वो जो बजरंग के पास है वो किसी के पास नहीं है।
वो कुश्ती के लास्ट अक्षणों तक, लास्ट मोमेंट्स तक भी वो कुश्ती लड़ सकता है। और वो ही उसकी खासियत है। ये बायोमोटर्स पे चलने वाला लड़का है। भले ही स्टार्टिंग में ये पॉइंट लूज कर दे, लेकिन जैसे जैसे कुश्ती चलती जाएगी ये इंडोरेंस में अपोनेंट को पक्का मारेगा। ये इसकी खासियत है। और मैं आई एम वेरी होपफुल कि गोल्ड मेडल ये लड़का जीत सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव साहब। हम भी उम्मीद करेंगे कि बजरंग भारत की झोली में एक स्वर्ण पदक जरूर डाले, कि जो अभी तक भारत की झोली में इस ओलंपिक में नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वही ओलंपिक में अगर हम बात करें हॉकी की, तो महिला हॉकी टीम ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन आज भारतीय महिला हॉकी टीम पदक से चूक गई है। महिला हॉकी में ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हरा दिया है। ओलंपिक पदक की रेस में ब्रिटेन से भारत की महिला टीम हार गई है। तो एक उम्मीद की किरण जो जगी थी। हालांकि इस बार की अगर महिला टीम की बात करें तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अंडरडॉग माना जाता था इस टीम को, लेकिन ये टीम जहां तक पहुंची है ये अपने आप में एक मिसाल है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, इन महिला हॉकी में हम महिला हॉकी में पदक से चूक गए, लेकिन ये टीम इंडिया की भावना को दर्शाती है। हॉकी टीम का प्रदर्शन युवाओं को प्रेरित करेगा। देश को महिला हॉकी टीम पर गर्व है। ये उस मैच में पराजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। हार और जीत खेल में लगी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप एक टीम के तौर पर कैसा परफॉर्म करते हैं, अपना प्रेजेंस कैसे दर्ज करवाते हैं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट है जो उन्होंने इस मैच के बाद किया। कांस्य पदक मुकाबले में हारकर भी करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली बेटियों का हार्दिक अभिनंदन। देश को आप पर गर्व है, क्योंकि इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा था और जिस जगह पर वो पहुंची वो टीम और जिस तरीके का परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिया था, उसके बाद एक उम्मीद जगी थी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट किया है कि वाकई टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। मेडल भले नहीं आया, लेकिन अपना प्रेजेंस इस टीम ने जरूर दर्ज करवाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।